नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है क्लास 10th साइंस अध्याय 1। और आज का जो मेन टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, यानी कि जो भी रासायनिक समीकरण है उसको लिखने की विधि क्या है। अभी तक हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बाद भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बाद फिर हमने सीखा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उसी को हम रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। जिन चीज़ों में ये रासायनिक अभिक्रिया होगी उसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और भौतिक परिवर्तन में हमने बताया था कि जैसे मान लो कोई कागज़ है, ये मान लो हम ये कागज़ लेते हैं, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, इसको हमने फोल्ड कर दिया तो इसका ना तो मास बदला, इसका क्या बदला, आकार। यानी कि भौतिक परिवर्तन में ताप आपका क्या बदलता था, क्या बताया था, ताप बदल जाता है, आकार बदल सकता है, वो भी अस्थायी रूप से, लेकिन उसके भार पर और संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे इस कागज़ को, यदि कागज़ को मैं सीधा करूं तो इसमें जो भी मटेरियल पहले था, जिस मटेरियल से बना है, अगर मैं इसके कई टुकड़े भी कर दूं तो वही मटेरियल रहेंगे। जो मटेरियल मान लो मैंने दो भाग किए तो इसमें भी वही मटेरियल लगा हुआ है और इसमें भी वही मटेरियल है, यानी कि जिस मटेरियल से ये बना है दोनों भाग में यही है। ये भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में हमने बताया था कि पदार्थों के जो केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है रासायनिक परिवर्तन में, उसके अंदर के गुण मूल गुण उसका बदल जाता है। जैसे केले का सड़ना हो या आम का पकना हो। अब देखते हैं यहाँ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले सभी अपकारकों के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में सबसे पहले आपको क्या ज्ञात होना चाहिए कि रासायनिक अपक्रिया में जो भी तत्व भाग ले रहा है, अभिकारक, ये भी बताया था कि जैसे कि 2H2 प्लस O2 2H2, ये क्या है हमारा अभिकारक, पहले भी बता चुके हैं अभिकारक। और ये क्या है, उत्पाद। तो ये क्रिया क्या कह रही है, इस टॉपिक में बताया गया है कि अक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। दूसरा है रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन को हमेशा किस रूप में, H2O2 N2 Br2 I2 के रूप में लिखा जाता है। और सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कॉपर को उनके किस रूप में लिखा जाता है, उनके प्रतीक के ही रूप में दर्शाया जाता है। अब ये दो परमाणु क्या हैं, गैस से हैं, तो इनको H2O2 आखिर लिखा क्यों जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। H2O2 ही क्यों लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने O2 लिया, किसी भी रिएक्शन में अगर ये भाग लेते हैं, मान लो कार्बन है, अब कार्बन के साथ में हम ऑक्सीजन की यदि क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। लेकिन हमने कार्बन में कुछ आगे पीछे क्यों नहीं लगाया, CO2 लगा बस। तो ठीक इसी प्रकार हम सीखेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं बनती कैसे हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इनको रटते हैं, 2 4 10 रट लिए हो गया बस। नहीं, रटना बिल्कुल नहीं है, आपको सीखना है। क्या करना है, सीखना है। आपका अभी सवाल होगा कि आखिरकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन को I2 Br2 N2 O2 के रूप में क्यों लिखा जाता है, और सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और कॉपर को इस रूप में क्यों नहीं लिखा जाता। तो इसका मेन मकसद है कि ये किस रूप में है, किस रूप में मैंने बताया, गैसेस रूप में। और गैस जो होगी वो, ये सब परमाणु क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए साझेदारी करते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। सबसे पहले आपको ये देख लेना, अब इसके बाद मैं विस्तार से बता रहा हूँ इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। इसके बाद हम रिएक्शन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, हाइड्रोजन का लेते हैं। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इसके अंतिम कक्षा में या उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है कैसे पता करेंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, 2 8 8 18 18 और 32, मतलब आपको 2 8 8 से ही काम हो जाना है आपका। तो इसमें हमने क्या किया, पहले को देना था कितना, 2। यदि हमने इसको 2 दे दिया तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अष्टक का मतलब अंतिम कक्षा में यदि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 2 8 8, यानी कि किसी भी अंतिम कक्षा में किसको,
हीलियम को छोड़ के, हीलियम की अंतिम कक्षा में कितने होते हैं? 2। ये भी आपका अक्रिय में आता है क्योंकि इसका भी अष्टक पूरा होता है। बाकी सभी तत्वों में यदि किसी के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो तत्व क्या हो जाएगा? अक्रिय तत्व हो जाएगा, निष्क्रिय तत्व हो जाएगा, वो किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन हो गया, और आपका हीलियम हो गया और नियान हो गया। ऐसे नियान का कितना होता है? नियान का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 10 होता है नियान। ठीक, तो नियान का जब हम इस ट्रिक पे रखना, इस पे 2 रखा, फिर कितना दिया? 8। 8 दे सकते हैं क्या इसको? नहीं दे सकते। कितना देंगे? यहाँ देंगे इसको हम 6। अब इसकी अंतिम 8 ही देंगे। 8 दिया, अब ये इसका अष्टक पूरा हो गया, मतलब ये अब किसी के साथ भी क्रिया नहीं कर सकता। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना परमाणु क्रमांक होता है? ऑक्सीजन का होता है 8। पहले को कितना दिया? 2। दूसरे को कितना देंगे? 6, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं? 8 ही है। पहले को 2 दिए, फिर 6 दिए। ठीक, इसको हमेशा क्रम से ही बांटना है। मान लो आप एक भंडारे की लाइन में परोसने का काम करो, जैसे होता है ना भंडारे में परोसते हैं, तो उसमें जैसे मान लो आप टोकरी में पूड़ी लिए हुए हैं और एक पंक्ति से बैठे हुए हैं, तो आप सबसे पहले कितना देंगे? पहले फर्स्ट नंबर वाले को 2 देंगे, इसके बाद दूसरे को 8 देंगे, तीसरे को भी 8 देंगे, फिर इसके बाद 18। मतलब 2 8 8 से ही 18 बना। 8 2 10 18, तो आप 2 8 ही याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्रम से ही देना है, किसी को भी ज़्यादा या कम ज़्यादा नहीं देना। लास्ट वाले के जितने हिस्से में आए वही उसको देना है। तो अब इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6। अब ये क्या करेगा? एक परमाणु और अपना लेगा, एक परमाणु अपना और लेगा, और इधर भी कितने हैं? 6। ठीक, अब ये अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? अभी इस ऑक्सीजन का क्या हुआ? 8 हो गए, 2 2 4, 4 2 6 2 8। इसका भी कितना हुआ? 8 हुआ। अब ये क्या बन गया? O2। समझ में आ गया? ठीक, उसी प्रकार क्लोरीन का देखते हैं, नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। ठीक, नाइट्रोजन का होता है 7। अब पहले को 2 दिया, दूसरे को कितना देंगे? 5। अब बचा इसके पास कितना? 3, यानी कि 3 और चाहिए इसे। तो ये क्या करेगा? अपने एक और नाइट्रोजन परमाणु आएगा और ये क्या करेंगे? 3 3 की साझेदारी कर लेंगे। 1 2, कितना हुआ? 8, और इसका कितने हो गए? 8। ये क्या बना? N2। क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, इन सबको मतलब इस रूप में, यानी H2 O2 Br2 Cl2 I2, इन सब के रूप में क्यों लिखा जाता है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं रिएक्शन पे, देखते हैं कुछ रिएक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे आपको पता है, आपने देख लिया कि ये तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया H। जल का सूत्र कितना होता है? H2O। आपको सिर्फ अभिकारक पता करना, उत्पाद पता करना, बाकी रिएक्शन चेक करनी है, वो अपने आप सीख जाओगे कि कैसे चेक करनी है। तो रिएक्शन कैसे चेक करेंगे इसमें देखते हैं। हमने अभी क्या बताया था कि हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को N2, और क्लोरीन को Cl2, आयोडीन को Y2 और ब्रोमीन को Br2, और बाकी को सभी उसी रूप में लिखते हैं। तो हमने इसको लिख दिया H2O2। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1 है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2। 2 इधर है, लेकिन ऑक्सीजन कितना? 1। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ लगा देंगे हम 2। 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ लगा देंगे 2। अब देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। रिएक्शन समझ में आ गई। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसी ही रिएक्शन बनाना। अब कोई आप दूसरी रिएक्शन लो, अपने मन से सोचो। मान लो आपसे एक रिएक्शन बताई जा रही है, आपको बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या प्राप्त होगा।
तो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र पता है, सल्फर का प्रतीक पता है और बाकी सारी चीज़ें पता है। आपने लिया सल्फर, ऑक्सीजन लिया और यहाँ लिख दिया SO2 लिख दिया। अब देखो ऑक्सीजन को किस रूप में लेना है, 2 के रूप में, तो हमने यहाँ पे ले लिया 2। अब क्या बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार और कोई रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लो ZnH प्लस H2SO4। अब इसमें क्या क्या बनेगा, देखो जब भी अम्लों, ये क्या है अम्ल है, इसमें अम्लों की क्रिया जब भी कराते हैं किससे, धातुओं से, तो क्या होता है धातु सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को क्या करा देना, मुक्त, ये मुक्त हो गई। इसके बाद अब क्या बचा, Zn बचा, सॉरी अभी यहाँ देखो गलत है, अभी हमने क्या बताया था, हाइड्रोजन किस रूप में लिखेंगे, चाहे इधर आए या इधर आए, लिखेंगे हमेशा, यदि अकेला होगा तो 2 के रूप में ही लिखा जाएगा। Zn अब क्या बचा, SO4, रिएक्शन आपकी तैयार है, ZnSO4 H2SO4 और हाइड्रोजन गैस निकल गई आपका इधर, ये ZnSO4। तो इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन कैसे बनाते हैं। अभी मैं रिएक्शन आपको सिखाऊंगा कि रासायनिक समीकरण में ये समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। और यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अभी आपका कोई डाउट है, आपको लगता है कि अभी यहाँ नहीं समझ में आया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सलूशन अवश्य दूंगा। और अभी तक यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा आपको भी है कि जब भी वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन टाइम टू टाइम पा सकेंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।